गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई हो रही है? चलिए, इसके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे और ये तीसरा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर काफी, मतलब फर्स्ट चैप्टर तो नॉर्मल है, लेकिन जो सेकंड एंड थर्ड चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको मान के चलो बच्चे, क्योंकि काफी थोड़ा प्रॉब्लम है, डर के रहते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से। ठीक है, तो डरना नहीं है। ये 3 चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर, ये मिला करके आपका अराउंड 15 to 20 मार्क्स आपका कवर हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखो, ये 2 चैप्टर है। जिसको फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से डर लग रहा है वो चैप्टर नंबर 2 करवा दिया है, चैप्टर नंबर 3 ठीक है करवा दिया है। जल्दी इसकी 1-2 दिन के अंदर पीवाईक्यू अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, एमसीक्यू अपलोड हो जाएंगे। अच्छे से जम के प्रैक्टिस कर लो तो ये आपको कितना अराउंड 20 मार्क्स की तैयारी करवा देगा। ठीक है ना। तो जिन बच्चों को डर लगता है कि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में हमें दिक्कत आएगी, पास होने में दिक्कत है, तो ये 2 चैप्टर फोकस करना स्टार्ट करो। बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बीच में 1-2 और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आएंगे तो वो बताता चलूंगा मैं। तो अराउंड आपका जो 40 मार्क्स जो कवर करते हैं, जो मैं हर साल बच्चों को बताता भी हूं कि 40 मार्क्स के लिए आपको फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं? 21। तो 21 नहीं पढ़ने, 5 से 6 चैप्टर पढ़ के आप 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं। धीरे धीरे बताता चलूंगा मैं। इन 2 चैप्टर फोकस करो फिलहाल आपका। ठीक है, 20 बोल रहा हूं तो मिनिमम आपका यहां से 15 मार्क्स का कहीं नहीं गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आ गया था और रूल्स इसके अंदर, एक्ट तो आ गया था, बहुत सारी चीजें आ गई थी और उसको डिफाइन करने के लिए, उसको समझाने के लिए जो उसके रूल्स थे, रूल्स को बनने में टाइम लग गया 5 साल का। तो उसके अंदर के सारे रूल्स की कौन सा फॉर्म है, कितनी फीस लगेगी, क्या क्या चीजें होंगी, कौन सा ड्रग किस कैटेगरी में रखा जाएगा, वो सब तमाम चीजें आने में धीरे धीरे टाइम लगा। वो 1945 तक आ गई थी हमारे पास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है क्या? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इज एन इंडियन लॉ, इंडिया का लॉ है, इनेक्टेड, जो लागू किया गया टू रेगुलेट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू आता है कि भाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है क्या। इसका जो मेन मकसद था, वो मकसद था कंट्रोल करना है हमको। किसको कंट्रोल करना है? इंपोर्ट, बाहर से। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा इतिहास पढ़ रखा है कि बाहर से स्टार्टिंग में जब है ना ब्रिटिशर्स चले गए थे तो बहुत सारी नकली मेडिसिन बाहर से आ जाती थी, खराब क्वालिटी की मेडिसिन इंपोर्ट हो रही थी, है ना। कोई देखने वाला नहीं था, कोई लॉ नहीं था हमारे पास, तो कोई कंट्रोल नहीं था। इंपोर्ट हो रहा था बहुत ज्यादा, लोग अपना मुनाफे के चक्कर में खराब दवाइयां को इंपोर्ट कर लेते थे। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, वही अगेन सारी चीजें मुनाफे के ऊपर घूम रही थी। इंपोर्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा कुछ था ही नहीं उस समय। तो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो ओवरऑल इस एक्ट का जो मतलब था, हमें कंट्रोल करना था इंपोर्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन पर और सेल ऑफ ड्रग पे। कंट्रोल क्या करना था? कंट्रोल ये करना था कि अच्छी क्वालिटी की ही मेडिसिन इंपोर्ट हो, मैन्युफैक्चर हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे कि लोगों की जो लोगों की सेफ्टी और दवाई का जो स्टैंडर्ड है और क्वालिटी है वो क्या रहे? मेंटेन रहे। ठीक है, तो ओवरऑल कहानी 4 चीजें, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। तो क्या बोल रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कह रहा है कि भाई हम कंट्रोल करेंगे किसको? इंपोर्ट को। बाहर से जो भी दवाइयां इंपोर्ट होंगी, हम कंट्रोल करेंगे किसको? मैन्युफैक्चरिंग को। आप अगर इंडिया में हो और दवाई को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो जो नियम हम बताएंगे, जो स्टैंडर्ड हम डिसाइड करेंगे, आपको उसी नियम से, उसी स्टैंडर्ड से करना पड़ेगा, वही लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। हम कंट्रोल करेंगे किसको? डिस्ट्रीब्यूशन को। यानी कि कोई भी ऐरा गैरा दवाइयां नहीं खरीद पाएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। प्रॉपर लाइसेंसिंग होगा, प्रॉपर चैनल होगा, जिससे कि हम नजर रख सकें कि अगर कंपनी से कोई माल बना है, मान लो कि नारकोटिक्स है, तो नारकोटिक ड्रग है, तो वो माल कहां से चला, कहां बिका, उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। एंड अल्टीमेटली सेल, सेल का मतलब आ गया यहां पर जो रिटेल सेल होती है। ठीक है, कि वहां पर किस टाइप की दवाइयां बिक्री हो रही है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कह रहा है कि हम इन 4 चीजों पर कंट्रोल लगाएंगे, और लगाया, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ हम लोगों को। ठीक है, आगे आते हैं। क्लियर हो गया? तो एक्ट का मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों को। एक्ट क्या बोल रहा है
इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, इन 4 चीजों को कंट्रोल करने के लिए मैं आ गया हूं कौन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इसने कह तो दिया है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे इसकी चेकिंग वगैरह होगी, वो रूल बनने में थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, तो रूल क्या है, तो कई बार टीचर पूछ लेते हैं कि ये रूल अलग से क्यों लिख के आ रहा है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 आर द रूल्स मेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। 1940 का जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, उसके वजह से ये रूल बनाने पड़े। ये रूल हमको क्या देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं डिटेल्ड प्रोविजंस, डिटेल में इसके जो भी प्रावधान है, ठीक है, डिटेल्ड प्रोविजंस फॉर मैन्युफैक्चर, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा, कितनी फीस होगी, कितना एरिया होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, स्टोरेज, लेबलिंग, लाइसेंसिंग, टेस्टिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, तो इन सब चीजों की डिटेलिंग रूल्स के अंदर लिख करके आई कि ये सब चीजें हम लोग आप लोगों को करनी पड़ेंगी, तब आप लोग प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, मैन्युफैक्चर या सेल कर पाओगे, ये सारी कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, तो रूल कुछ नहीं है, रूल्स आर द रूल्स। एक्ट बन गया कि हम कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सारे नियम लिख करके आए। 4-5 साल टाइम लग गया, ठीक है, वो नियम में आ गया। ठीक है, अब सिंपल है, अगर एक लाइन का हमको क्या देना है, ऑब्जेक्टिव देना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, तो क्या एक लाइन का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि भाई हमें रेगुलेट करना है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग, खत्म। ड्रग्स का और कॉस्मेटिक का, ये 4 चीजों को हमें कंट्रोल करना, ये इसका एक लाइन का मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बट क्वेश्चन आ गया आपका 3 नंबर में कि भाई ऑब्जेक्टिव बताओ, अब हमें कम से कम 6 पॉइंट देने। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का, हमारा उद्देश्य तो ये हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है, जब ये होगा तभी क्या होगा, इंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग। जो दवाई है वो क्वालिटी वाइज अच्छी हो, सेफ्टी हो, बहुत ज्यादा उसके एडवर्स रिएक्शन ना हो, इफेक्टिव हो। खा तो रहे हैं, पता चला असर ही नहीं कर रहा, पता चला किसी ने कैप्सूल में मिट्टी भरी और बेच रहा है, तो वो इफेक्टिव नहीं होगी ना। तो इफेक्टिव होनी चाहिए कौन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो भी अवेलेबल है पब्लिक के लिए, वो क्वालिटी वाइज, सेफ्टी वाइज और इफेक्टिवली एफिकेसी वाइज अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या आ जाएगा, टू प्रिवेंट द मैन्युफैक्चर सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड। हमें मैन्युफैक्चरिंग और सेल को रोकना है। कैसे, कि भाई घटिया क्वालिटी का, मिलावटी या नकली दवाइयां या कॉस्मेटिक मार्केट में ना आ जाए। टू कंट्रोल द मिसब्रांडिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, टू प्रिवेंट द मिसलीडिंग क्लेम्स एंड लेबल। भाई हमको मिसब्रांडिंग को रोकना है, किसकी, दवाइयों की और कॉस्मेटिक की। मिसब्रांडिंग होती है कि भाई ये दवाई ऐसा कर देगी, ये क्रीम आपको गोरा कर देगी, तमाम तरह की मिसब्रांडिंग होती है, तो वो सब चीजें हमको रोकना है। कोई गलत तरीके के क्लेम है या लेबल्स हैं वो नहीं लगने चाहिए उसके ऊपर। टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड इंश्योर दैट प्रोडक्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हमें स्टैंडर्ड सेट करने हैं ड्रग्स और कॉस्मेटिक के लिए, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो जो स्टैंडर्ड बोला गया है उसको मीट करे। मीट करे मतलब उसके लेवल का, जो बोला गया उस लेवल का स्टैंडर्ड हो, उससे नीचे का तो हो ही ना, उससे ऊपर का हो तो और अच्छी बात है। टू रेगुलेट द लाइसेंसिंग, सबसे बड़ी चीज, लाइसेंस था ही नहीं इससे पहले, अब हर चीज के लिए लाइसेंस कर दिया गया। लाइसेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर, सेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। लाइसेंसिंग से क्या फायदा मिला, एक तो फीस लग के हो जाता प्रॉपर, और एक डिटेल रहती है कि भाई हमारी कंट्री में कहां कहां दवाइयां मैन्युफैक्चर हो रही हैं, कौन सी दवाई मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है, लाइसेंसिंग से ये पता चलता रहता है हमको। टू प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट फॉर प्रीमाइसेस, जगह की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई गली मोहल्ले में आपने फैक्ट्री खोल ली है 2 मशीनें डाल करके, ऐसा नहीं होगा। इक्विपमेंट एंड क्वालिफाइड पर्सनल, अब ऐसा नहीं कि गांव का मजदूर, जो गांव का मजदूर नहीं बोलना चाहिए, कोई भी इंसान अनपढ़ या बस पैसा है और उठा के खोल दिया, नहीं, आपको क्वालिफाइड लोगों के द्वारा ही मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर में है और जो दवाइयों को बेच रहे हैं या कॉस्मेटिक को बेच रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीजें इसका उद्देश्य थे। इसमें 6 आप अच्छे वाले याद कर लीजिएगा जो आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि 3 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा ये। टू रेगुलेट द लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग, ड्रग की लेबलिंग और पैकेजिंग। आप लोगों ने देखा होगा पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स,
फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि है ना किस तरीके से हमारे पास ग्लास की क्वालिटीज थी, क्लास 1 क्लास 4 कैटेगरी, ठीक है। तो वो क्वालिटीज कौन सी चीज किस चीज में पैक की जाएगी, ऐसा ना हो कि हम दवाई पैक कर रहे हैं जिस कंटेनर में वो कंटेनर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमको लेवलिंग और पैकेजिंग ऑफ ड्रग को क्या करना था, कंट्रोल करना था। टू प्रोवाइड फॉर इंस्पेक्शन एंड सैंपलिंग ऑफ ड्रग। चलो लाइसेंस ले लिया आपने, अगर आप गलत काम कर रहे हैं हम पकड़ेंगे कैसे, तो उसके लिए क्या होगा, आपका इंस्पेक्शन हो सकता है और आपके पास जो दवाइयां हैं हम उसका सैंपल ले सकते हैं, कौन, अथॉरिटी जो बनी होगी वो, ठीक है। और जिससे कि जो ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं लेते हैं सैंपल, जिससे कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं और वो पाया जाता है तो फिर पनिशमेंट होगी। टू प्रिस्क्राइब पेनल्टीज, अब ये भी तय करना था कि भाई किस जुर्म के लिए कितनी सजा होगी। टू प्रिस्क्राइब पेनल्टीज एंड लीगल एक्शन अगेंस्ट पर्सन हु वायलेट द, जो उल्लंघन करेगा एक्ट और रूल्स का, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव आप 6 याद कर लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो अक्सर पूछी जा रही है और इस ड्रग्स और मतलब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर पूछी जाती है ये। तो सबसे पहला डेफिनेशन है ड्रग, ये इंपॉर्टेंट, इसको तो याद ही कर डालो, कोई इसका और कोई वो नहीं है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है और 3 नंबर में आता है सवाल, क्योंकि ये एक लाइन की डेफिनेशन नहीं है। ड्रग्स की डेफिनेशन अगर आप DNC एक्ट के तहत लिखेंगे, यानी कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को देखते हुए लिख रहे हैं, तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कैसे, क्या बोल रहा है, ड्रग्स, यहां पर ये नहीं कहेंगे कि हाँ द केमिकल विच इफेक्ट द या विच क्योर द इलनेस इज कॉल्ड ड्रग, गलत कह रहा है। ड्रग इंक्लूड, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स। कोई भी दवा इंसानों पे जानवरों पे जो इंटरनली या एक्सटर्नली अप्लाई हो रही है वो ड्रग के अंदर आएगी। कोई भी सब्सटेंस जो कि यूज किया जा रहा है डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन होता है कम करना, ठीक है, किसी बीमारी को रोकथाम के लिए, बीमारी को या डिसऑर्डर को, वो ड्रग के अंदर आएगा, ठीक है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल मतलब जैसे कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, फर्टिलिटी। अब कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन पता है ना, गर्भ निरोधक जो चीजें होती हैं। अब जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं या इक्विपमेंट्स हैं वो तो किसी बीमारी के लिए यूज नहीं हो रहे ना, तो क्या उनको ड्रग कहा जाएगा? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कह रहा है यस, ये भी ड्रग की कैटेगरी में आएंगे। कह रहा सब्सटेंस खाने को छोड़कर, जो सब्सटेंस खाने को छोड़ के इंटेंडेड, जो कि इंटेंशन का मतलब होता है जो एक तरह से उपयोग में लाए जा रहे हैं, टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बॉडी। कोई भी सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप जहर खाओ या कोई जहर खाता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन तो चेंज हो रहा है बॉडी का, तो वो इस ड्रग के अंदर आएगा। ड्रग और मेडिसिन में उम्मीद है डिफरेंस पता होगा, बता दूंगा ये मैं, ठीक है। ड्रग के अंदर आएगा डिसइंफेक्टेंट और इंसेक्टिसाइड, इनको ड्रग के अंदर डाला गया, ठीक है। अब ये देखो डिवाइसेस, यस, जो डिवाइसेस हैं 1982 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। कोई भी इक्विपमेंट जो बॉडी के अंदर डाला जा रहा है या बॉडी के अंदर लगाया जा रहा है या एक्सटर्नली यूज किया जा रहा है, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, ठीक है। इन डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो भी ड्रग्स की कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल आगे डिवाइसेस में सर्जिकल लाइगेचर जो टांके लगाते हैं, ठीक है, बैंडेजेस, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, कार्डियक स्टेंट जो स्टेंट पड़ते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू बनता है, ठीक है, बड़ा अच्छा एमसीक्यू बनता है यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रग। इस तरह से ऑप्शन बन जाएगा, पहला दे देगा पैरासीटामोल, दूसरा दे देगा कोई भी अच्छे मतलब जो है वो दे देगा, क्या था, अमोक्सिसिलिन दे देगा, ठीक है, तीसरा दे देगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, चौथा दे देगा वो आपका बैंडेज। अब बोलेगा कि बताओ भैया इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमको पता होना चाहिए बैंडेज भी दवाई की कैटेगरी में है अकॉर्डिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। तो फिर से जिन बच्चों को क्लियर नहीं है या भूल गए बता दूं मैं, ड्रग्स मतलब ऑल केमिकल्स। अब वो केमिकल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में जाकर के चेंजेस लेके आए, अच्छे या बुरे उससे मतलब नहीं है।
अब इसी में से ड्रग के अंदर एक छोटा सा पार्ट है मेडिसिन का। ऐसे ड्रग्स जो हमारी बॉडी में जाकर के बीमारियों को ठीक कर देते हैं उनको मेडिसिन बोल देते हैं। इतना सा अंतर है, ठीक है। जिन बच्चों को क्लियर नहीं था वो इसको समझ लें अच्छे से। ड्रग्स और मेडिसिन कंफ्यूज नहीं हो रहा, इसीलिए यहां पर मेडिसिन ना लिख करके ड्रग लिखा गया है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आराम से डिटेल में बताया मैंने। कॉस्मेटिक, अब कॉस्मेटिक को समझ लो क्या है। कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज जिसको रब किया जाए, है ना, क्रीम वगैरह होती है, हम रब करते हैं, पोर किया जाए, पोर करके चेहरे पे लगाते हैं, स्प्रिंकल छिड़का जाए या स्प्रे किया जाए ह्यूमन बॉडी के ऊपर, वो कॉस्मेटिक के अंदर आ जाएगा। कोई भी चीज इंट्रोड्यूस की जाए इनटू द ह्यूमन बॉडी फॉर क्लींजिंग, बॉडी के अंदर, कान के अंदर डाल के, नाक के अंदर डाल के, आंख में डाल के, या बॉडी कैविटीज होती है, ठीक है, क्लीन करने के लिए, ब्यूटीफाई, सुंदर बनाने के लिए, या अल्टरिंग अपीयरेंस, चेहरे का ना एक बार ब्लीच करते हैं तो चेहरा थोड़ा सा खिल जाता है, ठीक है, फॉर क्लींजिंग, ब्यूटीफाइंग, प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस और अल्टरिंग अपीयरेंस। वही आ गया सेम हमारे पास। अच्छा, ये दोनों रिपीट हो गए मेरे ख्याल से, ठीक है। एग्जाम्पल, साबुन, शैम्पू, परफ्यूम, मेकअप, हेयर डाइज, टूथपेस्ट, ये सब कॉस्मेटिक के अंदर है। कॉस्मेटिक के अंदर टूथपेस्ट भी कॉस्मेटिक के अंदर है, ठीक है। ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से चीजों को। कॉस्मेटिक का मतलब कुछ लोगों के दिमाग में होता है केवल क्रीम पाउडर, जो लड़कियों ने इस्तेमाल कर लिया ना, ज्यादातर बॉयज के दिमाग में ये रहता है। तो नहीं, अगर आप शेविंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉयज जो हेयर डाई लगा रहे हैं, बॉयज जो परफ्यूम लगा रहे हैं, आप शैम्पू तो हर कोई लगा रहा है, तो कॉस्मेटिक्स दोनों लोग बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉस्मेटिक में केवल लड़कियों वाली क्रीम नहीं आती है, सब कुछ आता है कॉस्मेटिक के अंदर, ठीक है। क्लियर। मैन्युफैक्चर, अगेन अ इंपॉर्टेंट टर्म। मैन्युफैक्चर से बच्चों के दिमाग में होता है कंपनी के अंदर जो दवाइयां बन रही हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाएगा, लेकिन नहीं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक क्या बोलता है कि ड्रग और कॉस्मेटिक के रिलेशन में कोई भी प्रोसेस जहां पर मेकिंग हो रही है, कोई चीज बन रही है, कोई प्रोसेस जहां पे अल्टरिंग, किसी चीज के अंदर बदलाव किया जा रहा है, ऑर्नामेंटिंग, एक तरह से कह सकते हो कि उसकी, है ना, बनावट में या उसकी फिनिशिंग अच्छी की जा रही है। जैसे कि एक टैबलेट गोल होती है, एक टैबलेट को थोड़ा सा शेप दे दिया गया, ठीक है। ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग आती है, लेबलिंग, ब्रेकिंग अप। ब्रेकिंग अप मतलब होता है जैसे कि बड़ा बल्क पाउडर होता है, 10 किलो का पाउडर लेके आया, पाउडर मतलब जैसे मान लो पैरासिटामोल का पाउडर था 10 किलो का, उसको फिर आपने टैबलेट में तोड़ के, मतलब टैबलेट में कन्वर्ट किया, तो पाउडर को कन्वर्ट कर रहे हो तो ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पर, या अदरवाइज ट्रीटिंग या किसी और तरीके से, ठीक है ना। वो सब चीजें, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग में काउंट होंगी, ठीक है। इसके अंदर रीपैकिंग वाला ये कॉन्सेप्ट आ गया कि मान लो आपने, आपके पास एक जगह दूसरी कंपनी है, वहां पे 1000 लीटर सिरप बना, वो 1000 लीटर फिर क्या हो गया, 100 लीटर की पैकिंग में फैक्ट्री में आता है, फिर उससे 100 लीटर से आप उसको ब्रेक कर रहे हो, रीपैक कर रहे हो छोटी छोटी 60 ml सीसीओ में, तो ये रीपैकिंग हो गई, ठीक है। चेंजिंग कंटेनर या लेबलिंग, अब एक बड़ा कंटेनर था उसके ऊपर अलग लेबल होगा, वहां से फिर आप छोटे कंटेनर में डाल रहे हो, उसमें एक अलग लेबलिंग लगेगी, ठीक है। ये सब चीजें आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इवन रीपैकिंग और रीलेबलिंग क्वालिफाई एज मैन्युफैक्चर अंडर द एक्ट। तो वही बात बोल दी कि आप अगर रीपैकिंग और रीलेबलिंग कर रहे हैं, दोबारा से रीपैक कर दिया, मान लो कोई बात हो गई, ठीक है, उसी सीसी को हटा करके फिर दोबारा किसी और चीज में पैक कर दे रहे हो, लेबल गलत हो गया, लेबल को हटा करके दोबारा से रीलेबलिंग कर रहे हो, ये भी एक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, ठीक है। साफ साफ बोल दिया गया ये चीज। क्लियर है बातें? ओके, यहां से चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। अगले 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कॉस्मेटिक भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ड्रग की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये 4th वाली, मिस ब्रांडेड ड्रग, यानी कि गलत लेबल वाली या गलत ब्रांडिंग वाली दवाएं। क्या मतलब है इसका? ए ड्रग लीगली डिफाइंड एज मिस ब्रांडेड, एक किसी दवा को लीगली, कानूनी तौर पर मिस ब्रांडेड कब कहा जाएगा? जब वो उल्लंघन करती है नियमों का रिगार्डिंग फिजिकल प्रेजेंटेशन, वो दिखने में कैसी है, या उसकी लेबलिंग, या जो मार्केटिंग क्लेम है, या वो दावे जो कर रही है, इन तीनों में से किसी भी चीज में दिक्कत है तो वो मिस ब्रांडिंग है, ठीक है। तो ठीक है,
फिजिकल प्रेजेंटेशन मतलब बाहरी स्वरूप कैसा है, दिखने में कुछ और है, बाहर से दिख ऐसी रही है कि हाँ ये ऐसी चीज होगी, और क्या कहते हैं उस काम में वो होती नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ फोकस किया जा रहा है, हियर इज एंटायरली ऑन अपीयरेंस एंड लेबलिंग वायलेशन, दवा का दिखना और जो उसकी लेबलिंग का उल्लंघन, ठीक है, उसके ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। कैसे, आओ देखते हैं। हाँ, ये क्या कर रहा है, द ड्रग इटसेल्फ माइट कंटेन द करेक्ट केमिकल। यहां पे ये बात ध्यान देने वाली है, यहां पर ऐसा हो सकता है कि दवाई जो है हमारी वो एकदम सही है, करेक्ट है, ड्रग इटसेल्फ माइट, संभावना है कि दवा क्या है हमारी सही है, बट इट्स पैकेजिंग इज इलीगल, लेकिन किसी वजह से उसकी पैकेजिंग या अपीयरेंस जो है वो गलत हो गया है। दवा हमारी सही है केमिकली, ठीक है, यहां पे दवा केमिकली सही हो सकती है, अब क्यों गलत हो गया है? पहला, कलरिंग फ्लॉस, आर्टिफिशियल पॉलिशिंग और कोटिंग, आर्टिफिशियल पॉलिशिंग कर रखी है, या कई बार आप कोटिंग करते हो, दवाई टैबलेट वगैरह खराब हैं, या कैप्सूल ऊपर से खराब हो रहा है, या खराब एक्सपायरी होने वाले थे, आपने कोटिंग करके चमका दिया, ठीक है, हाइड, जिससे कि डिके और मेक द ड्रग लुक मोर इफेक्टिव, जो खराब हो रही थी मेडिसिन वो छुप गया, या जो दवा थी वो और ऐसा लगने लगा कि अरे यार ये कितनी अच्छी है तो ठीक कर देगी मेरे को, है ना, और इफेक्टिव दिखने लगी देन इट इज, जितनी की वो है। तो कलरिंग फ्लॉस, कलर अगर आपने, यानी कि ये आ गया फिजिकल अपीयरेंस में, ठीक है, आपने कलर किया है, आर्टिफिशियल पॉलिशिंग कर रखी है, कोटिंग कर रखी है, किस लिए, जो खराब हो रही है उसको छुपाने के लिए, या उसका लुक को थोड़ा सा चमकाने के लिए, ठीक है। मिसिंग डिटेल, आप लेबलिंग करते वक्त कोई डिटेल भूल गए लिखना, जैसे कि कोई वार्निंग लिखनी थी, या बैच नंबर था, एक्सपायरी डेट था, इनमें से कोई भी एक चीज गलती से मिस हो रही है तो वो मिस ब्रांडिंग में आ जाएगा। ये चीज ध्यान देने लायक है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में कि अगर किसी मेडिसिन के ऊपर कोई वार्निंग थी और वो वार्निंग अगर नहीं है तो वो किस कैटेगरी में दवा जाएगी, मिस ब्रांडिंग में, स्पूरियस में, किस कैटेगरी में चली जाएगी, ठीक है। मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मेकिंग अनप्रूवन मेडिकल क्लेम ऑन द कार्टून और पैकेजेस इंसर्ट, एक अनप्रूवन ऐसा क्लेम आपने दे रहे हो, दवाइयों का बता रहे हो जो वो कर ही नहीं सकती है, ठीक है, भ्रामक कथन, जिससे कि दवाई की सेल बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है, मिस ब्रांडिंग के अंदर। देन है अडल्ट्रेटेड, मिलावटी दवाएं, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। अ ड्रग इज लीगली डिफाइंड एज अडल्ट्रेटेड इफ इट्स फिजिकल और केमिकल प्योरिटी, यहां पर दवा का केमिकल कंपोजिशन ही बदल दिया गया है, इज कॉम्प्रोमाइज, मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी प्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, वो गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से वो अनसेफ हो गई है, मेकिंग इट अनसेफ फॉर कंज्यूमर, अब वो खाने लायक नहीं रह गई है। यहां इस अडल्टेटेड ड्रग में मेन फोकस क्या है, कौन सी दवा रखी गई है जिनकी प्योरिटी और कंपोजिशन क्या है, गड़बड़ है, दवा प्योर नहीं है या कंपोजिशन जो है वो गड़बड़ है। द ड्रग इज फिजिकली करप्टेड, फिजिकली मतलब गड़बड़ है वो मामला उसका, डर्टी है, गंदगी, उसके अंदर गंदगी हो सकती है और खाने लायक नहीं है। यहां पे जो मेडिसिन थी आप खा सकते थे एक बार को, ठीक हो सकती है, लेकिन लेबलिंग वगैरह गड़बड़ हो गई थी यहां पर, ठीक है। अब क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर, जैसे फिल्थ, कोई गंदगी या खराब चीज है ना, दवा पूरी तरह से या आंशिक रूप से गंदगी या प्यूट्रिड होता है, सड़ा गला, ठीक है, सॉरी, फिल्थ और प्यूट्रिड की बात होगी, गंदगी होगी, और डिकम्पोज हो गया सड़ा गला सब्सटेंस इन होल और इन पार्ट, मान लो दवाई बना रहे थे, ठीक है, या दवाई का केमिकल एक तरह से खराब हो गया, ठीक है, या दवाई के अंदर कोई दूसरा केमिकल आ गया, या कोई सब्सटेंस ऐसा आ गया जो सड़गल गया है, तो वो उसके अंदर क्या, मतलब वो किस में आ जाएगा, अडल्ट्रेटेड में आ जाएगा। प्रिपेयर्ड और पैक अंडर इनसैनिटरी कंडीशन, इनसैनिटरी मतलब आप जहां पे पैकिंग कर रहे थे वहां पे साफ सफाई नहीं थी, फैला पड़ा गंदा सामान पड़ा है, मतलब आप जो प्रॉपर कंडीशन होती है मैन्युफैक्चरिंग की वो आप फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इनसैनिटरी कंडीशन आपने उसे पैक किया, वेयर इट मे हैव बीन कंटेमिनेटेड, अब संभावना थी, मान लो आप पैक कर रहे हो, दीवार की जो पपड़ी है वो उतर रही है, ऊपर मकड़ी घूम रही है, तो संभावना है कि वो गंदी हो जाएगी, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, अडल्ट्रेटेड के अंदर आ जाएगा, ठीक है, अडल्ट्रेटेड, मिलावटी। तीसरा, हाउस्ड इन अ कंटेनर, दवा को ऐसे कंटेनर में हाउस मतलब रखा गया है, कंपोज्ड ऑफ एनी पॉइजनस और डेलेटेरियस सब्सटेंस, उस कंटेनर में उस कंटेनर के अंदर कोई मतलब कंटेनर ऐसी चीज से बना हुआ है कि वो दवा के अंदर मिल करके पॉइजनस कर सकती है या खराब कर सकती है, दैट में रेंडर द कंटेंट इंजूरियस टू हेल्थ, और उसके बाद अब उस दवा को अगर आप खाते हो तो वो आपकी सेहत को नुकसान करेगी, ठीक है। दवा ऐसे कंटेनर में रखी गई है जो विषैले या हानिकारक पदार्थ से बना हो, ठीक है। कंटेन्स एन अनअप्रूव्ड कलर अदर देन द वंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टैंडर्ड रूल्स,
हर मेडिसिन को आप ऐसा नहीं है कि कोई भी कलर दे दोगे, ठीक है। आपने देखो मेडिसिन कुछ खास कलर होते हैं, तो हर मेडिसिन को हर कोई कलर आप नहीं दे सकते हो, उसके लिए क्या है, कलर प्रिस्क्राइब्ड हो रखे हैं, स्टैंडर्ड रूल्स है। और अगर आपने वो कलर नहीं किया, अनअप्रूव्ड कलर से उसे कलरिंग कर रखी है, तो वो अडल्ट्रेटेड के अंदर आ जाएगा। मिक्स्ड विद एनी सब्सटेंस दैट रिड्यूस इट्स क्वालिटी, किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ उसकी मिक्सिंग हो गई है जो उसकी क्वालिटी स्ट्रेंथ उसको क्या कर सकती है, कम कर सकती है। और सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट, या उसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया है, एक केमिकल था नहीं था दूसरा मिला दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है पूरी तरीके से, या उसका कुछ पार्ट किसी दूसरे सब्सटेंस से, ठीक है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, अडल्ट्रेशन के अंदर आती हैं। अडल्ट्रेशन मेनली मुनाफे के लिए किया जाता है, ठीक है। तीसरा है स्प्यूरियस ड्रग्स, ये नकली दवाएं हैं, ध्यान रखना, स्प्यूरियस में नकली दवाएं जाएंगे। ड्रग को हम कहते हैं स्प्यूरियस इफ इट इन्वॉल्व डेलिब्रेट फ्रॉड। देखो यहां पर क्या था, गंदगी मिल गई, कुछ चीजें आ गई, दवा रखे रखे खराब हो गई, तो यहां पर एक बार को संभावना थी पीछे अडल्ट्रेटर वाले के अंदर कि बाय चांस हो गया, ठीक है, बाय चांस क्या हो गया, हो गया। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट एक था कि भाई हमने कोई चीज मिक्स कर दी है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन यहां पर क्या एक संभावना, पता नहीं चला गंदगी हो, दवा क्या होगी, मिक्स होगी, लेकिन यहां पर हम जानबूझकर डेलिब्रेट फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। काउंटरफीटिंग, धोखाधड़ी और आइडेंटिटी थेफ्ट ऑफ एन, या हम किसी दवाई की जो आइडेंटिटी है किसी स्टैंडर्ड ब्रांडेड दवाई की, उसको चुरा करके वैसा ही कलरिंग, वैसी ही पैकिंग बना करके, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, जो हम उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जानबूझ करके हम फ्रॉड कर रहे हैं, काउंटरफीट कर रहे हैं, धोखाधड़ी या नकली निर्माण या गलत पहचान शामिल हो, तो उसे कानूनी रूप से स्प्यूरियस ड्रग्स या नकली दवा कहा जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना। किसका चोरी किया आपने, एक वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्ट था, ठीक है, उसी की तरह आपने अपना एक बनाया और वही सब लिख दिया उसके ऊपर और उसको बेच रहे हो करके, ठीक है। यहां पर मेन फोकस किसके ऊपर है, फ्रॉड एंड इमिटेशन के ऊपर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो अडल्ट्रेटेड में, ठीक है, स्प्यूरियस में, और क्या था सबसे पहला, दिमाग में नहीं आ रहा, मिस ब्रांडेड में, ठीक है। तो तीनों का मेन डिफरेंस याद रखना क्या है, ठीक है। दीज आर फ्लैट आउट, पूरी तरह से, फ्लैट आउट मतलब पूरी तरह से नकली मेडिसिन होती हैं, ठीक है। डिजाइन टू लुक लाइक लेजिटिमेट प्रोडक्ट, जिनको बनाया इस तरह से जाता है कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह दिखाई पड़े। ओके, अब यहां पर क्या है, कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, टोटल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिप्लेसिंग द ओरिजिनल ड्रग एंटायरली और पार्शियली विद द डिफरेंट सब्सटेंस। हमने क्या किया, नकली दवा बनाई, उसमें जो ओरिजिनल कंटेंट था वो काफी महंगा था, उसके लिए हमने कोई दूसरी चीज डाल दी, मिला करके तैयार कर दिया। आइडेंटिटी थेफ्ट है ना, पहचान की चोरी, सेलिंग ए मेडिसिन अंडर द नेम ऑफ अनदर वेल नोन ड्रग ब्रांड, एक कोई अच्छा खासा दूसरा जो ड्रग है जिसके वेल ब्रांडिंग हो रखी है, उसी की आड़ में उसी का नाम दे करके आप दवा बेच रहे हो। फिक्शियस मेकर, लेबल के ऊपर जो नाम लिखा है मैन्युफैक्चरर का, कंपनी का, वो है ही नहीं, ऐसी फर्जी नाम डाल दिया, ठीक है। कॉपीड ट्रेडमार्क, आपने नकल किए गए ट्रेडमार्क, यानी कि आपने किसी का ट्रेडमार्क चुरा लिया है। अनलॉफुली मिमिकिंग द लोगो, आप किसी का लोगो, पैकिंग स्टाइल या ट्रेडमार्क को चुरा करके अपनी दवाई पर लगा देते हो, लोगों को लगता है कि हाँ ये तो उस वाली कंपनी का है तो माल अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो गई, उसमें आती हैं, स्प्यूरियस में आ गई, ठीक है। ये तीन, मिस ब्रांडिंग, अडल्ट्रेटेड और स्प्यूरियस ड्रग, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, अच्छे से तैयार कीजिएगा इसको, ठीक है। ओके, देन सेवेंथ है हमारे पास आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स। दिस इंक्लूड और इंटरनल और एक्सटर्नल मेडिसिन। इसके अंदर कौन सी दवाइयां आती हैं, और सारी मेडिसिन जो इंटरनली और एक्सटर्नली यूज होती है फॉर डायग्नोसिंग, ट्रीटिंग, मिटिगेटिंग और प्रिवेंटिंग डिजीज, वही सेम आ गया, ठीक है। ऊपर जो ड्रग की डेफिनेशन थी वही सेम आ गई कि वो दवाइयां जो डायग्नोस, ट्रीट, मिटिगेट, प्रिवेंट करने के लिए हो रही है, बट यह कंडीशन क्या है, ठीक है, इन ह्यूमन और एनिमल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ कंडीशन क्या है, ये दवाइयां हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं इंसानों को, जानवरों को ठीक करने के लिए, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूले, उन्हीं फॉर्मूलों के हिसाब से इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो फॉर्मूले डिस्क्राइब हैं अथॉरिटिव टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो टेक्स्ट है उनकी किताबें हैं पुरानी, उन्हीं के हिसाब से दवाइयां बनाई जा रही हैं, तो ही हम इसको इस कैटेगरी में डालते हैं,
ठीक है, स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। शेड्यूल का जो फर्स्ट एक्ट है, सॉरी एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें वो स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए च्यवनप्राश, अश्वगंधा चूर्ण, ठीक है, अगर ये बिल्कुल जो हमारे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, ठीक है, यानी कि जो चिकित्सा पद्धति बोलते हैं ना हिंदी में, चिकित्सा पद्धति के आधिकारिक ग्रंथ हैं जो, ठीक है, उनके ही हिसाब से अगर बन रहा है तो फिर वो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स कहलाएंगे। ठीक है, आयुर्वेद एग्जांपल दे दिया, आयुर्वेद का सिद्धा का आ गया पुदीना टैबलेट्स, और यूनानी में आ गया मजून फालसफा और रोगन बादाम। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां क्या कंडीशन हो गई, उनकी जो किताबें हैं, ठीक है, ग्रंथ है उनके, उन्हीं की चिकित्सा पद्धति के ही हिसाब से बना होना चाहिए। क्लियर। देन पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट है। पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन इन रिलेशन टू एलोपैथी। अगर हम एलोपैथी के टर्म में बात करें, देखो ध्यान रखना, पेटेंट प्रोप्राइटरी इज अ ड्रग विच इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है, डेवलप्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एंड इज नॉट इंक्लूडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी तक ऑफिशियल फार्माकोपिया में इंक्लूड नहीं किया गया है। ये सुनने में कुछ लोग बच्चों को अजीब सा लगेगा, ठीक है, और उसकी मार्केटिंग हो रही है अंडर द ब्रांड नेम। देखो ये फार्माकोपिया में क्यों नहीं मेंशन है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू ब्रांड मेडिसिन को रिसर्च करके लेकर के आया है, दैट इज द पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ठीक है, तो अब जब वो मार्केट में आ गई है तो वो नेक्स्ट जब आएगी अपना फार्माकोपिया, तब उसमें उसको ऐड कर लिया जाएगा जो भी होगा करके, ठीक है ना। ओके, ये हो गया एलोपैथी के हिसाब से। अब बात करते हैं आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के हिसाब से। पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन इन रिलेशन टू आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी, ध्यान से समझना। मेडिसिन मीन्स अ ड्रग विच इज अ फॉर्मुलेशन कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडेड इन द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बुक ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बट ध्यान रखना, पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन किसे कहा जाएगा, इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी के टर्म में, मींस कोई जो ड्रग है उसका फॉर्मुलेशन जो हुआ है वो उन्हीं इंग्रेडिएंट से हुआ है। ध्यान रखना, जो इंग्रेडिएंट बोले गए, जैसे मान लो च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश में क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ने चाहिए, वही इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उन्हीं इंग्रेडिएंट को डाल करके हुआ है, जैसा कि हमारी बुक्स में कहा गया है, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी किताबों में कहा गया है। ठीक है, बट विच इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूला डेवलप्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। लेकिन कंटेंट तो वही है, लेकिन फॉर्मूला चेंज कर दिया गया है। जैसे पहले क्या होता था, किसी चीज की चूर्ण भस्म वगैरह होती थी, अब जो नए मैन्युफैक्चरर मतलब आ गए, उन्होंने क्या टैबलेट्स बना दिए हैं। पुराने आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी में टैबलेट, मतलब आयुर्वेदा में जो आयुर्वेदा की बात करें तो उसमें टैबलेट्स नहीं होती थी, है ना, उसमें बटी होती थी गोल गोल करके, तो अब टैबलेट प्रॉपर रैपर में बंद होकर के आ रहे हैं, तो वो चीज आ जाती है पेटेंट के अंदर अब। ठीक है, फॉर्मूला उसने चेंज कर दिया। ओके, अब मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक हो या स्पूरियस कॉस्मेटिक हो, डेफिनेशन सेम हो जाएगी, जहां ड्रग था उसकी जगह पर कॉस्मेटिक लग जाएगा। क्लियर बातें, चले आगे। ओके, अब ये पार्ट बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, शेड्यूल्स। ठीक है, करीब करीब 32 है कि 33 ऐसे शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स मतलब पूरा जितना भी हमारा दवाइयों से संबंधित चीजें हैं, दवाई या उससे संबंधित हर एक चीज के लिए स्टैंडर्ड्स और रूल्स स्पेसिफाई किए गए, हर एक चीज के लिए अलग अलग, हर एक चीज के लिए। ठीक है, और लगभग वो 32 से 33 कैटेगरी में डिवाइड होती है जाकर के, आप समझते हैं। तो शेड्यूल्स क्या है, शेड्यूल्स कुछ और नहीं है, शेड्यूल्स आर ऑफिशियल लिस्ट, है ना, ऑफिशियल लिस्ट अटैच टू द एक्ट एंड रूल। एक्ट और रूल में एक लिस्ट है ऑफिशियली जो अटैच की गई है, जिसके अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन सच एज, उसमें एक इंफॉर्मेशन है कि भाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स क्या होंगे, प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन क्या रहेगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ मेडिसिन अंडर कंट्रोल, कौन सी मेडिसिन को कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शेड्यूल ए से स्टार्ट करेंगे, जेड तक चलेंगे। शेड्यूल ए में जितने भी टाइप के फॉर्म्स, लाइसेंसिंग वगैरह जो भी हो, सबका मेंशन है इसके अंदर। शेड्यूल ए बताता है, प्रिस्क्राइब करता है फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसेस, सर्टिफिकेट्स एंड रेगुलेटरी अप्रूवल, कि भाई किस चीज में कौन सा लाइसेंस लगेगा,
क्या सर्टिफिकेट चाहिए होगा, किसका अप्रूवल चाहिए होगा, वो सारी बातें यहाँ मेंशन हो रखी हैं। इसमें लगभग 50 से ज्यादा टाइप की एप्लीकेशंस, ठीक है, मेंशन है कि ये इसमें लगेगा, फार्मेसी के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये लाइसेंस चाहिए होगा, हर एक चीज मेंशन है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस, लोन लाइसेंस, हर टाइप के लाइसेंसेस के बारे में अगर जानना है तो वो शेड्यूल ए में दिया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए, तो आपको फॉर्म 19 भरना पड़ेगा। फॉर्म 19 में जो बातें लिखी गई हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। इस टाइप से शेड्यूल ए हो गया। तो क्लियर हो गया शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है, तो पूरा कैटेगराइज किया हुआ है। अब देखो शेड्यूल बी में लिखा हुआ है, फॉर्म के लिए अलग शेड्यूल है। शेड्यूल बी में लिखा हुआ है हर किसी में कितना कितना पैसा चाहिए होगा, फीस कितनी लगेगी, हर प्रकार की फीस के बारे में लिखा हुआ है। कंटेन्स फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, तो करना क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले शेड्यूल ए बी सी डी आप लिख लीजिएगा, सारे याद नहीं करने हैं, मैं अभी बता दूंगा, जो मेन है उसको अभी टिक करवा दूंगा मैं। जैसे शेड्यूल ए फॉर्म्स के लिए, शेड्यूल बी फीस के लिए, ऐसे एटलीस्ट याद रहना चाहिए, तो आपके एमसीक्यू कवर अप हो जाएंगे। शेड्यूल सी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में अगर कंफ्यूजन है तो बायोलॉजिकल क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स से बने हुए एक तरह से, जैसे बीसीजी वैक्सीन है, इंसुलिन है, टेटनस है, टेटनस के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं। तो जो लिविंग थिंग्स से निकाल करके चीजें बनाई गई है, दैट इज द बायोलॉजिकल, ठीक है। इसके अंदर वैक्सीन आ गई। अब बायोलॉजिकल में कौन कौन आ जाता है, वैक्सीन आ गई, बायोलॉजिकल ड्रग्स आ गई, ठीक है। इनको स्पेशल हैंडलिंग चाहिए होती है, इनका स्टोरेज कंडीशन कम 2 से 8 के बीच में रखना पड़ता है, तो वो तमाम बातें इसके अंदर लिखी होती है, ठीक है। शेड्यूल सी की बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा। शेड्यूल C1 ये स्पेशल प्रोडक्ट, कैसे, इसके अंदर आ जाते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट। स्टेराइल प्रोडक्ट कौन होते हैं, जिनको लास्ट में जरूर हमको स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी कौन सी, आई ड्रॉप्स, ठीक है ना। स्पेशली ऑप्थेल्मिक और इंजेक्टेबल्स, ये किसमें आते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल और शेड्यूल किस चीज के लिए है ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना याद रख लोगे, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। कौन सा शेड्यूल डिटेल में पढ़ना है वो बाद में देखेंगे, उसके लिए पूरा अलग से लेक्चर आएगा एक। शेड्यूल डी इंपोर्ट के लिए है, ठीक है। गिव एक्सेप्शन एंड स्पेशल कंडीशन फॉर इंपोर्टिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक को लेकर के सारी बातें हैं कि कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा और किस के इंपोर्ट में हमें छूट मिल रही है, क्या है, वो सब बातें यहां लिखी हुई है। ओके, शेड्यूल ई, अच्छा शेड्यूल ई मैंने यहां लिख दिया कि हटा दिया गया क्योंकि भाई है ना, डी के बाद फिर E1 आ रहा है या F आ रहा है, कोई चीज तो मैंने लिख दिया कि हटा दिया गया। अभी अब हटा दिया गया तो इसके पीछे नहीं पड़ना ये क्या था, ठीक है। ओके, शेड्यूल E1 इसमें है पॉइजनस सब्सटेंस के बारे में सारी बातें, विषैले पदार्थ, ठीक है। लिस्ट है सभी पॉइजनस सब्सटेंस की अंडर द आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि अपना धतूरा वगैरह होता है, ठीक है। आयुर्वेदिक है, इसके अंदर सिद्धा, यूनानी सिस्टम सब है। उसके अंदर कौन से पॉइजन सब्सटेंस हैं, जैसे कि वेजिटेबल ओरिजिन के कौन से हैं, भांग, धतूरा, जैफला, ठीक है। ड्रग्स एनिमल ओरिजिन का कौन सा, सांप का विष, सांप का जहर, ये पॉइजनस हो गया। मिनरल ओरिजिन में कौन आता है, आर्सेनिक या मरकरी, ठीक है। तो उनकी लिस्ट यहां दे रखी है। शेड्यूल एफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ओके। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट्स रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग। देन हमारे पास आता है शेड्यूल कहां गया, एफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, रेगुलेशन फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज वैक्सीन, सेरा एंड टॉक्सिन्स, ठीक है ना। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की भी कैटेगरी थोड़ी सी ब्रेक कर दी गई है यहाँ पर, कि यहाँ पर इसके पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट, इक्विपमेंट एंड स्टाफ, कि भाई अगर आप इसको कर रहे हो तो यहाँ पर क्या क्या आपका चाहिए होगा, जरूरत क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, कमरा, मशीन वगैरह जो भी है, क्या इक्विपमेंट होगा, क्या स्टाफ होगा, वो सारी बातें इसके अंदर मेंशन है आपकी। अभी तक यहाँ पर मैं मार्क नहीं किया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, मार्क करूंगा, उसको याद रखिएगा, ठीक है। शेड्यूल F1 ये सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल F क्यों इंपॉर्टेंट है, अब बताता हूं मैं क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शेड्यूल F में ही किसके बारे में सारी बातें हैं, ब्लड बैंक के बारे में, और ये क्वेश्चन आता है ब्लड बैंक और ब्लड प्रोडक्ट कौन से शेड्यूल में
मेंशन होती है, कौन सा शेड्यूल इसके बारे में सारी बातें बताता है। ठीक है, इसमें वही सारी बातें हैं कि फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक, क्या एरिया चाहिए होगा, कितने लोग चाहिए होंगे, क्या मशीनें चाहिए होंगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्टाफ, इक्विपमेंट, और सारी बातें इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, देन शेड्यूल FI आता है, इसके अंदर जो सर्जिकल ड्रेसिंग की चीजें हैं उसके बारे में मेंशन है, जैसे बैंडेज, गॉज एंड कॉटन। तो शेड्यूल F इंपॉर्टेंट हो गया। शेड्यूल F2, F3, इसके अंदर अगेन वही आ गया, स्टैंडर्ड फॉर स्टेराइल सर्जिकल सूचर, जो बॉडी के अंदर टांके लगाते हैं। ठीक है, और लाइगेचर आ गया अपने, इसमें अम्बिलिकल टेप है ना, बच्चे नाल होती है उसमें लपेटी जाती है, और कॉटन टेप, उसके बारे में सारी जानकारी है। देन शेड्यूल FF, इसको मार्क कर लो, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। इट ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन, आंखों में पड़ने वाले जो भी प्रिपरेशन है, सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि भाई जब आप ये आंखों की दवा बना लेंगे, उस पे लेवल पे क्या होगा, जैसे कि यूज द सॉल्यूशन विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर, ये हर आई ड्रॉप पे लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये शेड्यूल में बोला गया है इसलिए लिखा जाता है। वर्ड नॉट फॉर इंजेक्शन, ये हर आई ड्रॉप पे मिल जाएगा क्योंकि शेड्यूल में बोला गया है। वार्निंग लिखी होती है, डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप, ड्रॉपर टिप को हाथ से टच करने से मना करते हैं। क्यों? हमारे हाथ में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, और टिप पे लग जाएगा, टिप पे लगेगा तो ड्रॉप के साथ आंख में जा सकता है, और आंख नाजुक होती है, आंख चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें किसमें लिखी हुई है, FF में है। देन शेड्यूल G, मेडिकल सुपरविजन, इसको समझते हैं थोड़ा सा। शेड्यूल G और शेड्यूल H, ठीक है, शेड्यूल G में बोल रहा है मेडिसिन लिस्टेड एज शेड्यूल G मेडिसिन कैरी अ कॉशन ऑन द लेवल। जिन किसी भी दवाइयों के ऊपर शेड्यूल G लिखा होगा उसके ऊपर एक कॉशन लिखा होगा, उनके लेवल के ऊपर। कॉशन क्या होगा? इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, बिना डॉक्टर की देख रेख के। यहां बात है देख रेख वाली, दवा खा ली है अगर तो हो सकता है कि साइड इफेक्ट कर जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मतलब थोड़ी नाजुक दवाइयां होती हैं। ठीक है, कोई आपको ऐसी कंडीशन है कि वो चीज काफी गड़बड़ हो जाए, तो ऐसी दवाइयां हमेशा डॉक्टर की देख रेख में लेनी चाहिए। कोई आप खा रहे हो, कोई दिक्कत है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना भी है ना, खुद से लेनी है। द कॉशन इज कॉन्स्पिक्यूअसली, यानी कि स्पष्ट तौर से प्रिंट होती है, और सराउंडेड बाय लाइन विद इन विच देयर शुड बी नो अदर वर्ड, लाइन से, स्क्वायर ब्रैकेट से बंद रहता है। ठीक है, शेड्यूल G लिख करके ये लिखा रहता है। इट इज नेसेसरी टू मेक ए प्रॉपर बिल ऑफ सेल, शेड्यूल G का प्रॉपर सेल बिल बनेगा। रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ दिस मेडिसिन मस्ट बी मेंटेन फॉर 2 years, 2 साल के लिए इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कौन कौन सी मेडिसिन आ जाती है, जैसे इसमें इंसुलिन है, मेटफॉर्मिन है। अब इंसुलिन को डॉक्टर की देखरेख में क्यों लेना है, सिंपल सा समझो। आपने इंसुलिन ले लिया, अचानक से एकदम से आपको शुगर गिर रहा है, आपको डायबिटीज है, ठीक है, आप इंसुलिन यूज कर रहे थे, अचानक से महीने भर बाद आप क्या देखते हैं कि आपका शुगर गिर जाता है एकदम से बहुत ज्यादा, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा आपको। डॉक्टर पूछता रहेगा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए, अब जो शेड्यूल G है इसमें क्या है, डॉक्टर की देख रेख में लेना है। और शेड्यूल H, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं इसको हम लोग। यहां पे क्या है, इंक्लूड्स, इसको हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं। क्या मतलब हो गया, ड्रग्स एंड मेडिसिन विच मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल, जो रिटेल में तभी बेची जाएंगी जब डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्रिप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं बेची जाएंगी। तो इसमें क्या अंतर है? अब जैसे इसमें मान लो डॉक्टर का पर्चा आया, कोई एंटीबायोटिक लिखी है, तो एंटीबायोटिक में देख रेख की जरूरत नहीं है। इंसुलिन किसी को डॉक्टर लिख रहे हैं या मेटफॉर्मिन है, तो यहां पर देख रेख की जरूरत होती है। आप दवाई खा रहे हैं तो बॉडी पे क्या असर आ रहा है, अचानक से आपका ब्लड ग्लूकोज डाउन जा सकता है एकदम से, कोई बॉडी का पैरामीटर एकदम बहुत तेजी से बदल सकता है इन मेडिसिन को खाने से, इसीलिए ये डॉक्टर की देखरेख में खानी है। ये एंटीबायोटिक है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा खा भी ली या एक नहीं खाई तो फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो द टाइम एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी नोटेड, यहां पे भी टाइम और डेट नोट किया जाता है। अच्छा, ये इसमें मार्क करना हटाना भूल गया हूं। द ड्रग लेवल मस्ट डिस्प्ले टेक्स्ट RX, ड्रग के लेवल पर RX लिखा जाता है, और शेड्यूल H ड्रग भी मेंशन रहता है। ठीक है, वार्निंग रहती है, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, प्रोमिनेंटली, मतलब बड़े बड़े रूप में लिखा रहता है कि ये दवा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही पर्चे पे ही बेची जाएगी। ड्रग जो शेड्यूल H में मेंशन है, और साथ साथ में नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंदर भी आती है, मतलब कि
शेड्यूल एच भी है और नारकोटिक्स भी है, उनके ऊपर NRX करके सिंबल देना पड़ता है। ये सब छोटी छोटी चीजें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। RX शेड्यूल एच के लिए, NRX शेड्यूल एच प्लस नारकोटिक्स के लिए, ठीक है। ये एग्जांपल दे दिए इसके शेड्यूल एच के, ठीक है। तो शेड्यूल एच और शेड्यूल जी, बच्चा कंफ्यूज होता तो मैंने यहां पर एक टेबल दे दी। टेबल आपको याद नहीं करनी है ताकि आपका सब एकदम दिमाग क्लियर रहे कि शेड्यूल जी और शेड्यूल एच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मेडिकल सुपरविजन चाहिए। ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, मतलब पर्चा होने पे ही मिलेगी, पर्चे पे ही मिलेगी, लेकिन इसमें साथ साथ में एक तरह से कह सकते हैं कि निगरानी की जरूरत ज्यादा है, इसीलिए इस चीज पे फोकस किया गया है। और यहां पर कंट्रोल, यानी कि अगर हम मेन बात करें कि क्या चीज कंट्रोल की जा रही है, तो हमें यहां पर यूज को कंट्रोल करना है कि कोई इंसुलिन खुद से यूज ना करे। यहां पर हमें सेल और डिस्पेंसिंग को कंट्रोल करना है ना। ओटीसी में ना बहुत ज्यादा बिके ये दवाइयां ओटीसी में बहुत ज्यादा ना बिके, हमें इस चीज को कंट्रोल करना है, ठीक है। नॉर्मल हर कोई लिखता ना चला जाए। बात समझ में आ रही है। फिर ये डेफिनेशन वगैरह है, वही सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये चीज एक्चुअली मेन थी जो मैं देना चाहता था यहाँ पर, ये आप याद कर लेंगे कि मेन डिफरेंस क्या है। बाकी फिर वही डेफिनेशन है, वार्निंग लेवल है, आप डिफरेंस चाहो तो इस तरह बना के लिख भी सकते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आपके पास रहेगा। शेड्यूल H1 के अंदर हमने एंटीबायोटिक्स को डाल दिया। एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था, तो उसके अंदर शेड्यूल H1 के अंदर सारी की सारी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। शेड्यूल H1 को, ये इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे भी इसको, अलग से याद करना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये हम अलग से ही पढ़ेंगे, अभी शेड्यूल जो आएंगे। शेड्यूल H इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल G इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ऑप्थेल्मिक पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। शेड्यूल G, शेड्यूल F, सॉरी शेड्यूल H, देन शेड्यूल H1। इसमें क्या है, ये लाया गया था कब, 2013 में, किस लिए, टू कंट्रोल मिसयूज ऑफ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स एंड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। जो एंटी टीबी ड्रग्स हैं वो भी एंटीबायोटिक्स ही हैं, तो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज बहुत हो रहा था, जिसकी वजह से जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए दीज ड्रग्स हैव हाई रिस्क ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसके के ऊपर पूरा एक चैप्टर है एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस के ऊपर फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। उस चैप्टर को सोच रहा हूं मैं पहले करवा दूंगा, क्योंकि ये टर्म जो है बार बार आता है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। बताता हूं उसको मैं, ठीक है। टाइम मिला तो उसको पहले करवा दूंगा मैं, ये डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि भाई ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। एंड देयरफॉर रिक्वायर स्पेशल रेस्ट्रिक्शन बियॉन्ड नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो जो नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है उसके अलावा इनके ऊपर और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन। क्यों, जब प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करने को बोल दिया जाएगा, सेल रिकॉर्ड रखने को बोल दिया जाएगा, तो कोई भी उसको फिर बेवजह नहीं बेचेगा, ठीक है। ओके, बिना वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के हम इसको नहीं बेच सकते हैं। द फार्मासिस्ट मस्ट मेंटेन सेपरेट रजिस्टर। फार्मासिस्ट को इसके लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। इसमें ये सारी मेडिसिन, कोई भी 2 सेफेक्सिम है, अपनी लिवोफ्लॉक्सासिन है, सेप्रोडोक्सिम है, 2-4 एग्जांपल आप दे सकते हैं। शेड्यूल आई को हटा दिया गया है। शेड्यूल जे अगेन इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतने, इसमें क्या याद रखना है, प्रोहिबिटेड डिजीज क्लेम्स। शेड्यूल जे केवल इतना कह रहा है कि ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हैं, ध्यान रखना, बीमारी लाइलाज है लेकिन कंट्रोलेबल है, ठीक है। जैसे कि किसी को डायबिटीज हो गई है, ठीक है, किसी को अंधापन है, किसी को एड्स हो गया, तो डायबिटीज को भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल को। एड्स किसी को होता है तो हम दवाइयां हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, बट परमानेंट क्योर नहीं है। क्या नहीं है, परमानेंट क्योर, कि हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो अगर शेड्यूल जी यही बताता है कि हमें कोई भी दवा, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, मैंने यहां कुछ दिए हैं, इन दवाइयों, इन बीमारियों के लिए क्लेम नहीं करेगी, क्योर के लिए, कि ये ठीक हो जाएंगी बीमारियां, ठीक है। कंटेन अ लिस्ट ऑफ वेरियस डिजीज, यहां बीमारियों की लिस्ट है और कंडीशन की, विच अ ड्रग मे नॉट प्रिवेंट और क्योर, दवा जिसको ना रोक सकती है, ठीक है। तुम कहोगे हाँ मैं ये दवाई खाता रहूं और मेरी डायबिटीज मुझे कभी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ये कहे कि हाँ मैं ये दवा लगातार खाता रहूंगा प्रिवेंट करने के लिए और मुझको एड्स कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई अगर ये क्लेम करता है कि ये खाने से ये नहीं होगा या वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसी बीमारियों की और ऐसी कंडीशन की लिस्ट दे रखी है शेड्यूल जे में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र बार बार होगा शेड्यूल जे का। देन शेड्यूल के, हाँ शेड्यूल के नॉर्मल है।
ठीक है। शेड्यूल के कंटेन लिस्ट ऑफ ड्रग, क्लासेस ऑफ ड्रग, इंस्टीट्यूशंस एंड पर्संस। यहाँ पे लिस्ट दी गई है कौन सी ड्रग्स हैं, कौन सी क्लासेस की ड्रग्स हैं, कौन सी संस्थाएं हैं, कौन से लोग हैं जिनको छूट मिली हुई है फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। कुछ प्रावधानों से छूट मिली हुई है कि वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, उतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन, लाइसेंस वगैरह की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी दवाइयों के बारे में यहाँ एक लिस्टिंग हो रखी है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड में समझा जाए, सर्टेन ड्रग्स एंड सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट नीड फुल लाइसेंसिंग। कुछ दवाइयों को, कुछ संस्थाओं को पूरा लाइसेंस, जो पूरा झमेला होता है वो लेने की जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, इस शेड्यूल के अंदर अब वो क्या क्या चीजें देखते हैं आगे। ठीक है, कह रहा है करंटली नॉन ड्रग लाइसेंस स्टोर, जहां पे फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं होती है, कैन सेल अ फ्यू मेडिसिन। ठीक है, तो नॉन ड्रग लाइसेंस स्टोर जहां पे लाइसेंस नहीं लिया गया, तो उसने कहा है कि ये कुछ दवाइयां हैं, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली अपनी दुकान पे रख के बेच सकते हो। कैन सेल अ फ्यू मेडिसिन क्लासिफाइड एज हाउस होल्ड रेमेडीज, और वो शेड्यूल के में लिस्टेड हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या इसका वो निकलेगा समरी, हाउस होल्ड रेमेडीज जिसके लिए लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, जिसके लिए हमें एक फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं हुई है, ऐसी दवाइयों की लिस्टिंग है शेड्यूल के अंदर। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल है, जैसे क्विनिन सल्फेट या कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। बहुत से एरिया ऐसे हैं, दूर दराज के एरियाज ऐसे हैं, मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, तो दवाइयां अवेलेबल रहती हैं। ड्रग्स सप्लाइड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट और लोकल बॉडी। ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा सप्लाई की जा रही हैं या गवर्नमेंट लोकल बॉडी के द्वारा, ठीक है, इनके लिए रिटेल सेल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू ओन पेशेंट्स, पेशेंट आया, डॉक्टर खुद उसको दवाइयां दे रहा है अपनी तरफ से। ठीक है, तो वहां पे डॉक्टर को ड्रग सेल मतलब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ लाइसेंस लेके ही दवा खरीदेगा और देगा। ओरल रिहाइड्रेशन रखने की छूट है, कोई भी रख सकता है, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पता ही है क्यों है, बहुत जरूरत पड़ती है इसी गांव देहात क्षेत्र में। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है दूर दराज के क्षेत्रों में, गांव देहात के क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि भाई जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको बहुत खाना पड़ता है, वहां पे फीमेल्स के अंदर आयरन और फॉलिक एसिड की कमी पाई जाती है। सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड बोथ एज आर्टिकल ऑफ फूड एज वेल एज ड्रग, ऐसे सब्सटेंस जो फूड भी है और ड्रग भी है। ठीक है, साथ साथ में हाउस होल्ड रेमेडीज की कुछ टैबलेट्स जैसे कि पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक, बाम मल्लम वगैरह जो होते हैं, एंटासिड प्रिपरेशन है, कैल्शियम प्रिपरेशन है, विदाउट विटामिन डी, ग्राइप वाटर होता है जो बच्चों के लिए दिया जाता है, इनहेलर्स कंटेनिंग ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड और नेजल कंजेशन जो इनहेल्स करते हैं हम लोग। ठीक है, सिरप है, कुछ लोजेंजेस हैं, है ना, विक्स की गोली वगैरह जो होती है, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिल्स एंड टैबलेट फॉर कफ, कोल्ड एंड सोर थ्रोट, खराश खराश के लिए जो छोटी मोटी चीजें हैं वो आप रख सकते हो। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे कि कुछ जो टीवी में ऐड आते हैं, विक्स के आते हैं, स्टेप्सिस के आते हैं ना, खराश खराश के अलग जितने भी चीजें आती हैं, गले में खराश, खांसी जुकाम के आते हैं, क्योंकि वो हाउस होल्ड रेमेडीज हैं, दुकानों पे ऐसे उनके डब्बे रख लिए जाते हैं, इसीलिए उनका अच्छा खासा ऐड होता है। ठीक है, आवाज आ रही है? क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, ओके। क्लियर हो गया ये? देन शेड्यूल एल ये हटा दिया गया है। शेड्यूल एम ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बातें करता है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। ठीक है, जगह के बारे में, मटेरियल के बारे में, प्लांट और इक्विपमेंट के बारे में अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। जस्ट ये पार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना याद रखना है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर ड्रग्स, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है। क्लियर? देन शेड्यूल M1 और M2 ये आपके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, किसके लिए? कॉस्मेटिक के लिए और आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन के लिए। तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट जो है वो शेड्यूल M इंपॉर्टेंट है।
देन शेड्यूल एन, इसमें सारी बातें फार्मेसी की लिखी हुई है कि एक फार्मेसी दुकान चलाने के लिए यानी कि मेडिकल स्टोर चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितना एरिया चाहिए, क्या क्या रैक, शेल्फ, चेयर, कुर्सी, क्या क्या चीजें चाहिए होती है, कितनी लाइटिंग, कितना एरिया, वो सब बातें आपको यहाँ लिखी हुई है शेड्यूल एन में, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, ये डिसइंफेक्टेंट के बारे में लिखा हुआ है इसमें। देन शेड्यूल पी, शेल्फ लाइफ, यानी कि इट डील्स विद द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स एंड कंडीशन ऑफ स्टोरेज ऑफ ड्रग, ड्रग स्टोरेज के लिए अपना शेड्यूल पी है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, शेड्यूल पी तब भी याद कर लीजिएगा आप, शायद किसी एग्जाम पूछा गया है। शेड्यूल P1 पैक साइज, आप देखते हो ना कुछ दवाइयों के साइज 10 के आते हैं, कुछ 15 के आते हैं, कुछ 14 के आते हैं, 20 के फंस जाते हैं करके। तो पैक का साइज, किस मेडिसिन का पैक का साइज कितना होगा, वो शेड्यूल P1 में मेंशन है। जैसे एस्प्रिन, इसमें 14 टैबलेट होती हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, शेड्यूल आर के अंदर मेडिकल जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस सच एज कॉन्डोम्स, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, सर्जिकल ग्लोव्स वगैरह, उनके स्टैंडर्ड्स के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। शेड्यूल एस, बिस कॉस्मेटिक्स है ना, इसमें जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके बेस पे, उसके आधार पे सारी चीजें मेंशन हो रखी हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। शेड्यूल टी में ASU GMP है, शेड्यूल यू रिकॉर्ड कीपिंग है। शेड्यूल यू को याद रख लीजिएगा, इसमें रिकॉर्ड कीपिंग की, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे की जाएगी, रिकॉर्ड कीपिंग के क्या स्टैंडर्ड्स है, क्या रजिस्टर मेंटेन होंगे, वो सारी बातें इसके अंदर मेंशन है। शेड्यूल U1 आ गया। शेड्यूल वी, इसमें केवल जो अपने शेड्यूल एक्स ड्रग्स होते हैं नार्कोटिक्स वाले, उनके लिए स्पेशल रिकॉर्ड कीपिंग की बातें कर रखी हैं। पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ठीक है। शेड्यूल डब्ल्यू, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1981 में डाला गया था, ठीक है, उसको हटा भी दिया गया था, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल एक्स, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये अलग से भी आएगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ही पढ़ ले रहे हैं हम लोग इसको। शेड्यूल एक्स, एक मिनट, और शेड्यूल वाई, ठीक है। शेड्यूल एक्स की बात करें तो शेड्यूल एक्स ये स्पेशली जो नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी जो दवाई खाने के बाद क्या होता है, नशे जैसा होने लगता है, उसके बारे में सारी बातें हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, इसके ऊपर एक वार्निंग होती है, मस्ट मेंशन ऑन द लेवल, की शेड्यूल एक्स ड्रग है ये वार्निंग इसके ऊपर पक्का लिखी हुई होती है। वार्निंग टू बी सोल्ड ऑन रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP ओनली, दोनों वार्निंग लिखी होती है, शेड्यूल एक्स की और शेड्यूल एक्स वार्निंग। अच्छा, शेड्यूल एक्स की वार्निंग है ये कि टू बी सोल्ड ऑन रिटेल, रिटेल प्रिस्क्रिप्शन पे इसको बेचा जाएगा। द लेबल विल हैव अ सिंबल, इसके ऊपर NRX का सिंबल होता है, क्लियर कट, ठीक है, डिस्प्लेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। कभी भी आप टैबलेट लेंगे, इसका स्ट्रिप लेंगे, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अगर NRX लिखा हुआ है तो समझ जाओ वो नार्कोटिक्स है। आफ्टर डिस्पेंसिंग द ड्रग द फार्मासिस्ट मस्ट स्टैंप एंड रिटेन द प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2 ईयर। ड्रग देने के बाद वो प्रिस्क्रिप्शन के पर्चे को 2 साल के लिए अपने पास रखेगा, उसकी फोटोकॉपी एक तरह से। मेंटेन एंड रिकॉर्ड परचेज एंड सेल ऑफ द ड्रग एंड प्रिजर्व इट फॉर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो परचेजिंग हुई है, जो उसने दवा खरीदी है, उसके भी सारे रिकॉर्ड वो 2 साल तक रखेगा। ऑल द रेगुलेशन ऑफ शेड्यूल एच अप्लाई, शेड्यूल एच के सारे रेगुलेशन इसके ऊपर अप्लाई होंगे। ड्रग मस्ट बी केप्ट अंडर लॉक एंड की, ये भी आगे डिटेल में आएगा। ठीक है, ये दवाइयां फार्मेसी के अंदर एक कपबोर्ड होता है जिसमें ताला होता है, उसके अंदर रखी जाती है, उसकी चाबी सिर्फ फार्मासिस्ट के पास रहती है। एग्जाम्पल है इसके कुछ, एम्फेटामाइन, शायद आप लोग नाम सुना होगा, ठीक है, बाकी तो थोड़े से वैसे नाम है, एम्फेटामाइन आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, इसको भी और डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ शेड्यूल्स डिटेल में पढ़ने हमको, जो कि आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। शेड्यूल वाई, इसमें न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। खैर, जितने मैंने यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं कि वो किसके लिए हैं, इतना याद जरूर करना, 1 लाइन की डेफिनेशंस। फिर आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ और भी चीजें हैं, बट उसको हम अभी नहीं ले रहे, क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, सोचा था मैंने कि शायद कवर अप हो जाएगा, बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इसका पार्ट 2 बना लेंगे, पार्ट 2 कल करते हैं इसको। यहां तक शेड्यूल को एक बार आप चेक कर लीजिए और इसको पूरा पढ़ के जो मैंने मेन बताए हैं उनके उन शेड्यूल्स की 1 लाइन की डेफिनेशन तैयार कर लीजिए कि वो शेड्यूल मेनली है किसके लिए। ठीक है, इतना कीजिए और उसके बाद मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। ओके, गुड नाइट।
फिर हम लोग कल की क्लास में। ओके, गुड नाइट।